वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 12 अगस्त और 12 अगस्त के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आसानी से पीडीएफ को भी ले सकते हैं। आज के जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो ज्यादातर जो है प्रीलिम्स के बेस पे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल सिंपल से फैक्ट्स बेस्ड रहेंगे। और जब भी फैक्ट्स बेस्ड चीजें रहती हैं काफी हद तक वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। आप प्रीलिम्स कह लीजिए या फिर पेपर वन कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल इंडिया और वियतनाम के रिलेशंस के ऊपर है, क्योंकि अभी एक कमीशन बिठाई गई है। दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर है, विमेन के ऊपर वो रिपोर्ट आई है। जन आरोग्य योजना, नॉर्थ ईस्ट का एक फंड, सैटेलाइट बस टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। देखते हैं सबसे पहला आर्टिकल भारत और वियतनाम के रिलेशंस के ऊपर है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग हुई है। भारत और वियतनाम की जो मीटिंग हुई है वो अभी नई दिल्ली में आयोजित की गई है, इसलिए इस पे सवाल बन सकते हैं। तो भारत और वियतनाम का देखो, ये वाली मीटिंग कहाँ हुई है, ये वाला फैक्ट हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जितने भी की पॉइंट्स हैं ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, कि वियतनाम के साथ हमारा कितना ट्रेड हो रहा है, द्विपक्षीय व्यापार कितना है वगैरह, ये सब चीजें मेंस में लिखी जाती हैं। बहुत कम ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो प्रीलिम्स में आती हैं। तो वियतनाम का जो व्यापारिक महत्व है, जो ट्रेड सिग्निफिकेंस है, वो 23rd लार्जेस्ट है पूरे, अगर बात करें इंडिया जितनों के साथ ट्रेड करता है। और आसियान, आसियान पता है ना सबको, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसमें साउथ ईस्ट के सारे आते हैं। मैं नाम बता देती हूँ, रिवाइज कर लो आप लोग। थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया एंड तिमोर लेस्टे। ये सारे नाम आपको दिमाग में रखने हैं। तो आसियान के जितने भी कंट्रीज जिनके नाम लिए हैं मैंने, उसमें 5th नंबर पे आते हैं ट्रेड के मामले में। ठीक है, तो अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, $14.70 बिलियन। ट्रेड को एक्सपैंड भी कर रहे हैं, चाहे आयरन और स्टील के प्रोडक्ट्स हो, एग्रीकल्चर का हो, मीट का हो, फॉडर, सीरियल्स, मरीन होते हैं ना जितने भी सारे, इन सबको कर रहे हैं। तो खैर ये तो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। अब बाकी हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन चीजों पे ट्रेड नहीं किया है उसको भी करें, तो उसको भी एक्सप्लोर करें, अप्रयुक्त संभावनाओं की खोज भी करें यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रोथ सेक्टर्स को भी हम लोग देखें, विकास के हमारे कौन कौन से क्षेत्र हैं, चिंताओं का समाधान करें, प्रस्तावों की प्रस्तुति करें यहाँ पर, कि भाई जो जो हमारी आपस में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो हमारे फिश के प्रोडक्ट्स के ऊपर चल रही है, आप पढ़े यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर पड़ रही है, इन सब के ऊपर समाधान रखें। क्योंकि इंडिया ने अभी हाल फिलहाल में कुछ यहाँ पर मत्स्य और मांस के प्रतिष्ठानों के ऊपर जो है सवाल उठाए थे। भारत की दवा कंपनियों के लिए भी यहाँ पर जो है बाजार सीमित है, उस पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने वाले मुद्दे उठाए गए थे, तो इनको सॉल्व किया जाएगा। जो ऐसी ट्रेड मीटिंग्स होती है ना, उसमें ज्यादातर ऐसे मुद्दों को सॉल्व किया जाता है। साथ ही साथ जो हम और बेटर कर सकते हैं, जैसे कि आईटी, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन, इन सब में जो हम बेटर बना सकते हैं, इनके बेटर कदमों को भी हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा इस पूरे के ऊपर छोटा सा आर्टिकल है, ये तो बहुत इजी सा मैं बोलूंगी। मेन बात नई दिल्ली में हुई है और वियतनाम के साथ हमारा अच्छा खासा ट्रेड होता है, वियतनाम आसियान का मेंबर है, इतना याद रखना है। बाकी वियतनाम के साथ देखो हमारे कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट, हाईवेज कुछ ऐसे नहीं चल। ऐसे ही अगला आता है हेल्थ फैसिलिटीज फॉर ट्राइबल वुमेन की एक रिपोर्ट रिलीज करी है अभी पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना वुमेन के ऊपर, उन्होंने यहाँ पर ट्राइबल वुमेन की हेल्थ फैसिलिटीज के ऊपर कि भाई उनके लिए क्या स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं। और यहाँ पे ये बोला है कि भाई बिल्कुल भी अच्छा डेटा नहीं है ये वाला, अच्छा खासा डेटा नहीं है। और अब क्या करना चाहिए, इसके लिए कोई व्यापक डेटा संग्रह करना पड़ेगा, मतलब कि बहुत ही एक्सटेंसिव जो है डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। और ये पैनल ने यही बात बोली है कि हम लोग इस पे ऊपर जो है जल्दी कोई सर्वे करेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। लेकिन अगर जो हमारे पास अभी उपलब्ध डेटा है 2019-20 का है, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने, उन्होंने ये बोला है कि बहुत सारी ट्राइबल ऐसी वुमेन हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, जो कि कुपोषण का शिकार होती हैं, उच्च शिशु मृत्यु दर, मलेरिया, तपेदक, ऐसी चीजों का शिकार बहुत ज्यादा होती हैं। सबसे पहली चीज तो यार ये है कि हमारे पास डेटा नहीं।
मेन प्रॉब्लम ही यही है, आप रीड करो, मैं आपको पूरा समझा रही हूँ, आप चाहे रीड नहीं भी करोगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा वो नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। ये वाले आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आप मेरी बात सुनेंगे समझेंगे आपको इतना इनफ हो जाएगा। पहली बात तो डेटाबेस तैयार नहीं है ट्राइबल वुमेन के ऊपर, उनका क्या मेटर्नल डेथ रही है, उनमें जो सिकल सीज होता है ना, सिकल सेल डिजीज अनीमिया की प्रॉब्लम का होता है, उसका कोई अभी तक इलाज नहीं आया, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के समय होता है और इसका इलाज बहुत मुश्किल से मिलता है। प्रेगनेंसी से जुड़े हुए, बच्चों की केयर से जुड़े हुए, ये सब चीजें जो है बहुत अभाव में चल रही हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या जरूरत है, इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत ये है, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है, जो कि मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है इसके अंदर, कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री और हेल्थ अफेयर्स मिनिस्ट्री को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को अपना काम अलग अलग ना समझ के इस केस में एक साथ काम करना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि भाई गर्ल्स और वुमेन को क्लासिफाई करके उनको जिन जिन चीजों की जरूरत है वो करे, प्लस जैसे हमारे पोषण अभियान चल रहा है ना, ऐसे ही जो और स्वास्थ्य पोर्टल है वो जोड़े इनके साथ, क्योंकि पोषण अभियान में लड़कियों का तो आता ही है ना, पोषण अभियान में 14 वर्ष तक तो आता ही है, उसमें चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो लड़कियों का भी उसमें आता है। तो स्वास्थ्य जैसे पोर्टल होगा जोड़ दो इनके साथ और चेक करो, फिर मॉनिटर करना आसान हो जाता है, राइट। फाइनेंशियल असिस्टेंस, वही वित्तीय सहायता, वो तो देते ही है, वित्तीय सहायता अच्छी खासी प्रोवाइड करे, एक एक्शन प्लान तैयार करे, समझते हो ना एक्शन प्लान भी। तो बस यही है, इससे ज्यादा आज के आर्टिकल में नहीं है, बस एक रिपोर्ट आई है जिसमें अच्छी नहीं रिपोर्ट आई और ये बोला गया कि एक नया डेटा तैयार किया जाए। ज्यादातर अभी न्यूज जो है ना अपनी, वो लोकसभा से जुड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि सत्र चल रहा है तो कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो अपने को वही ज्यादा पता चलता रहता है। ठीक है, अब क्या है, सीएजी जो है हमारे भारत के, बड़ी अच्छी खबर है ये वाली, आपको पता होना चाहिए। सीएजी आपको पता है कि अपनी साल भर की 3 जो है वो रिपोर्ट को तैयार करते हैं, और वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट लेके जाते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है फिर उस पर। अभी यहाँ पर पीएम जन आरोग्य योजना में सीएम ने बहुत सारे फ्रॉड को पता किया, क्योंकि सीएजी का काम यही होता है कि वो पूरा ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं कितना आया कितना गया, किसने कितना खाया। तो अब भाई साहब सीएजी ने ये पूरा फ्रॉड का सिस्टम तोड़ दिया। ये बोला कि भाई पीएम जन आरोग्य जो भारत आयुष्मान भारत योजना में चल रहा है, वो अब हटा दो, डेड कर दो इसको। क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन सेम आधार पर इतने सारे लोगों का यहाँ पर चल रहा है और फोन नंबर इतने इनवैलिड है। यार फोन नंबर इनवैलिड कैसे हो सकते हैं? तो एक ही आधार पे थाउजेंड ऑफ पीपल यहाँ पे फायदा उठा रहे हैं, तो ये तो कोई प्रॉब्लम है ना, ये तो कोई बहुत बड़ा सर्कल चल रहा है, बहुत बड़ी चीजें चल रही है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी यहाँ पर बोला है कि भाई देखो, मोबाइल नंबर का कोई लेना देना नहीं है इस बात से, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, डिफेंड करने वाली बात है सिर्फ ये। धोखाधड़ी आई है, पूरी खुलासा हुआ है इस बात का। तो उन्होंने ये बोला है कि भाई अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये पता चला है कि 73% लोग ही ठीक है, बाकी इसके बाद सब लोग नाम अपना यूज करना, डुप्लीकेट आईडी का इस्तेमाल करना, ये गलत है। हॉस्पिटल भी यहाँ पर मिला हुआ है साथ में, ये भी चार्ज कर रहे हैं पूरा। प्लस साथ ही साथ लोग जो है दो से ज्यादा स्कीम का फायदा उठा रहे हैं। स्कीम अगर एक है तो स्कीम एक ही यूज करो जो केंद्र सरकार ने चलाई। अगर आप राज्य सरकार वाली स्कीम को भी साथ में मिला के चला रहे हो तो फिर तो आप डबल फायदा उठा रहे हो। तो ये भी बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा क्लेम और भी हो रही है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कुछ सही नहीं किया गया है, शिकायतों का निवारण कुछ अच्छे से नहीं हुआ है, शिकायतें निवारण अच्छे से नहीं हुई है, चाहे उसमें बहुत सारी चाहे वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने सही नहीं किया हो या हमारी स्टेट वाली ने ना किया हो, लेकिन 10% ही सिर्फ यहाँ पर आज के समय में ऐसी शिकायतें जिनको निवारण किया गया है, बाकी ऐसे ही पड़ी हुई है यार। समझे बात को? तो रिकमेंडेशंस भी यही है कि सबसे पहले क्या करो कि जो पूरा डेटा तैयार किया गया है, इस डेटा की पूरी सटीकता और विश्वसनीयता बढ़ाओ। कैसे बढ़ेगी जब सीएजी इतने फ्रॉड फाइंड कर रहा है यार, सीएजी इतने फ्रॉड फाइंड करेगा तो कैसे बढ़ाएंगे इन सब चीजों को? स्क्रूटिनी करो, इन्वेस्टिगेट करो, पूरा तैयार करो, डिस्ट्रिक्ट की एक हर डिस्ट्रिक्ट में तैयार करो यूनिट्स को, यूनिट्स तैयार होंगी अपने आप बेटर हो जाएंगी चीजें। क्योंकि आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी स्कीम है, 10 करोड़ फैमिलीज के साथ जुड़ी हुई है, 50 करोड़ लोगों को यहाँ पर फायदा होता है। जो हमारी बिल्कुल निचला आबादी है भारत की, उसको 40% आबादी को यहाँ पे फायदा मिलेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा बड़ा एक योजना हो गई ना। और ये स्कीम जो है वो हमारी नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज यहाँ पर लेके आ रही है, हर फैमिली को यहाँ पर 5 लाख पर ईयर देने को तैयार है, पर मेंबर। ऐसा नहीं कि 5 लाख यहाँ पर मतलब ऐसा होगा। और यहाँ पर ये स्कीम 2011 का जो कास्ट सेंसस था उसके हिसाब से दे रहे हैं, जो कि ऐसा बोला गया है। तो ये बड़ी फ्रॉड देखे गए हैं, आप सीएजी जानते हैं, अभी हमारे आर वेंकट रमन है, आर्टिकल 148 में सीएजी का मेंशन किया गया है।
ठीक है भाई, तो ये छोटा सा आर्टिकल था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला आता है नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड। अब नॉर्थ ईस्ट को वेंचर, वेंचर वर्ड कहीं भी आज इसका मतलब समझ जाओ, वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, उद्यमता, उद्यमिता जो है यहाँ पर, उसके लिए तहत 37 स्टार्टअप खोले गए हैं, जिसमें करीब 56 करोड़ रुपए का फायदा यहाँ पे हुआ है। 37 स्टार्टअप्स खोले हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा आसाम के हैं, 24 मणिपुर के हैं, सॉरी 24 आसाम के हैं, 6 मणिपुर के हैं, मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा और सिक्किम के हैं। ठीक है, तो इसी फंड के तहत जो है नॉर्थ ईस्टर्न को डेवलप करने के लिए ये स्टेप लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट वेंचर फंड जो है ये नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए 2017 में शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए कि ये कब स्टार्ट हुआ था, 2017 में शुरू हुआ था, ताकि स्मॉल बिजनेसेस और वहां की जो ग्रोथ है उसको किया जा सके। स्टार्टअप में होता यही कुछ, आप अलग से कर रहे हो, लोगों को फायदा पहुंचा रही हो, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, स्टार्टअप हो गए उनके लिए, ताकि वो जो है आराम से यहाँ से पैसा ले सके, जो वो बाकी जगह से पैसा नहीं ले पा रहे हैं, चाहे बैंक हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे कोई और भी इंस्टीट्यूशन हो, उनसे नहीं लेकर के वो यहाँ से एक ऑल्टरनेटिव सोर्स दे रहे हैं, उनको एक विकल्प ऑप्शन दे रही है। ठीक है, तो मेंटोरशिप भी मिलेगी उनको, साथ साथ इससे हेल्प भी मिलेगा कैसे स्टार्टअप करना है, नेटवर्क भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, सक्सेस और ग्रोथ की स्टोरीज भी सामने आएंगी, वैल्यू भी ऐड होगी, और जो समस्याएं अभी तक हम सुलझा नहीं पाए हैं वो समस्याएं हम सुलझाने के काबिल बन पाएंगे। साथ ही साथ इसमें विमेन और यूथ को फायदा मिलेगा, वो सबसे बड़ी बात है। आप इसमें रीड करो अच्छे से, आप सारा रीड कर लो, वैसे मैंने समझा ही दिया है, वही मेन मेन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, इसमें कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और साथ ही साथ वुमेन और अनएम्प्लॉयड को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, अगर क्वेश्चन आता है तो 8 वाला पॉइंट देखो, रोजगार अवसर सृजित करना है। ऑब्जेक्टिव यही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आओ, जॉब क्रिएशन लेकर के आओ, ताकि आप स्ट्रेंथ और रिसोर्सेज जैसी चीजों पर ध्यान दे सको, एंटरप्रेन्योरशिप को देख सको। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ही यही है इसका। ठीक है, साथ ही साथ इसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या है, वहां पर कनेक्टिविटी की, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की, उसको भी कहीं ना कहीं हम सही कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ना कोई यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करेगा ही करेगा। तो बेसिकली बात यह कि वहां के लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, वो बढ़ाने में मदद करेगा। पर आसान तो है नहीं, सबसे पहली प्रॉब्लम यही है, फंड की कमी है। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, कम्युनिकेशन सही नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सीमित है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहां पे पहाड़ ही पहाड़ है हर जगह पे, कई जगह पे बाढ़ आ रही है, कई जगह पे तूफान जैसी सिचुएशन हो जाती है, कई जगह पे पहुंचने की जगह नहीं है। तो वही है, स्टार्टअप इसलिए अच्छे से वहां पर कैरी आउट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा कारण है जो आप समझते हो, आप लोगों को पता है कि ये एक जगह पे अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, कोई स्टार्टअप खोलना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप सारी वहां की चीजों को गौर करोगे, वहां की सारी चीजों को देखोगे कि भाई वहां पे मार्केट का एक्सेस कितना है, पॉपुलेशन कितनी रहती है, और वहां पे सपोर्ट कितना मिल सकता है हमने हमें, कल को कोई समस्या होगी तो सपोर्ट कितना मिलेगा। तो वो चीजें बड़ी वहां पे लैक करती हैं, बाजार बड़े नहीं है वहां पर, लिमिट है, तो वहां पर ना वो एक स्टार्टअप भी खोलने से घबराता है, वो भी सोचते हैं कि यार जहाँ पे लिमिट ज्यादा है वहां पे खोल लें हम स्टार्टअप को। तो वही है यहाँ पर, अवसंरचना की कमी, कुशल जनशक्ति, बाजार के साथ संपर्क कम है, मेंटोरशिप कम है, इसकी वजह से यहाँ पर बाधाएं बहुत देखने को मिलती है, तभी तक तो आज तक सुधार नहीं पाए। इसी चैलेंजेस को हम ठीक करके सुधार सकते हैं, अवेयरनेस लेके आ सकते हैं इस फंड के बारे में। तो यूपीएससी को जरूर इसके ऊपर सवाल करना चाहिए, तभी बच्चों में अवेयरनेस आ जाएगी। पढ़ के जाना भाई, सवाल कर सकते हैं यूपीएससी, क्योंकि अवेयरनेस आएगी इसी से ही। पार्टनरशिप्स यहाँ पे बढ़ाएंगे, ट्रेनिंग कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे रीजन्स में, मीडिया कैंपेन्स, वर्कशॉप, वेबिनार्स करके, सोशल मीडिया की हेल्प लेके इन सब के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे बहुत इन्फ्लुएंसर्स करते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, और अपना मार्केट का जो एरिया है वो बढ़ा सकते हैं एक जगह से, और भी यहाँ पर इसको इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है भाई, स्कोप बढ़ाने की जरूरत है, तभी चीजों को सॉल्व किया जाएगा। आप रीड कर सकते हो, बात वही है सारी, सिर्फ लाइंस बनाई गई हैं एक्स्ट्रा, बट बात वही है सारी जो मैंने बता दिया आपको। अगला कह रहा है भाई कि इसरो ने जो है अपनी जो बस टेक्नोलॉजी थी मैन्युफैक्चरिंग की, उसको एक बेंगलोर की प्राइवेट फर्म को यहाँ पर दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। IMS-1 सैटेलाइट की जो बस टेक्नोलॉजी थी उसको जो है प्राइवेट इंडस्ट्री में दे दिया। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एक स्काई रूट टेक्नोलॉजी थी, उसने यहाँ पर अपनी प्राइवेटाइजेशन, भारत की पहली सैटेलाइट भी बनाई थी, हालांकि वो सैटेलाइट सफल नहीं हुई थी।
लेकिन विक्रम एस के नाम से एक सैटेलाइट यहाँ पर मैन्युफैक्चर की गई थी। इसका मतलब प्राइवेट कंपनी को भी अब मौका दिया जा रहा है स्पेस सेक्टर में, जो कि अब तक सिर्फ इसरो का दबदबा था, या आप कह लीजिए कि इसरो जो है पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, तो इसरो का यहाँ पे हुआ करता था। अब ये कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, प्राइवेट को भी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जो है IMS-1 अब एक प्राइवेट को ट्रांसफर कर दी गई है, UR राव सैटेलाइट सेंटर को, ठीक है, ताकि वो स्पेस में भी इसको जो है प्राइवेटाइजेशन को इंक्रीज किया जा सके जैसे बाकी कंट्रीज के अंदर है। तो ये बस जो है वहां पर काफी हेल्प करेगी उन प्राइवेट कंपनी को, चाहे वहां पर ओशन की तस्वीरें निकालना हो, वायुमंडल का अध्ययन करना हो, पृथ्वी का देखना हो, रिमोट सेंसिंग करनी हो, सारी चीजों को किया जा सकता है। तो इस तरीके की चीजें जो है ना, उससे हम क्या कह सकते हैं, ये आप लाइन रीड करो, फोर्थ वाला पॉइंट वही समझाया मैंने आपको। इन तरीकों की चीजों से जो आपका प्राइवेटाइजेशन है वो कितना बढ़ जाएगा, उसकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, और स्पेस के मिशन यहाँ पे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसरो का भार कम हो जाएगा, और नई नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर सपोर्ट होगा। ये सैटेलाइट जो है इसके अंदर पावर सप्लाई वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। सैटेलाइट की एक बस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि सैटेलाइट जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है होस्ट के, ठीक है। जितना भी पेलोड होता है ना, सामान कैरी करना होता है, वो सारा सामान कैरी करके स्पेस तक पहुंचा देती है, ठीक है। तो सैटेलाइट की एक बहुत बड़ी एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करती है सारा मिशन को संभालने के लिए। और ये जो सैटेलाइट्स होती है ये बहुमुखी और अनुकूलीय बनाने के लिए डिजाइन किया गया, एक तैयार किया हुआ एक मिशन है। तो ये ट्रांसफर किया है, बहुत अच्छी बात है, उनको पूरा एक समझा दिया गया ताकि वो भी अपने सैटेलाइट्स के अंदर इस चीज को इस्तेमाल कर सके। इसका स्ट्रक्चर और इसका मैकेनिज्म ऐसा ही है, पूरा बॉडी फ्रेम वगैरह तैयार किया है स्पेस में ताकि वो रुक सके, ठहरना भी तो है स्पेस में, पावर भी जनरेट करना है उसमें अपने आप ने, उसने फ्यूल जनरेट करना है, उसको मैनेज भी करना है, सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं ताकि वो खुद से फ्यूल जनरेट कर सके, और वो हैवी भी नहीं होने चाहिए। तो ये जो सैटेलाइट है वो जितनी मिनिएचर होगी या फिर छोटी चीजों में फिक्स होने वाली होगी, उतना ज्यादा वो क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, उसकी लाइफ ज्यादा उतनी हो सकती है। क्योंकि हैवी सामान ज्यादा होगा, वो पहुंचने में भी टाइम लेगा, वो प्रॉब्लम भी कर सकता है रास्ते में। थर्मल कंट्रोल भी उसमें दिया गया है, कम्युनिकेशन सिस्टम, प्रोपल्शन, प्रोपल्शन होता है वो जो कि पूरा एक उसको एक इंजन की तरह देता है कि भाई ये वहां जाएगा और अपने जहां पर हम इसको छोड़ रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में जाएगा। प्रमोदन जो होता है, प्रमोदन या प्रणोदन या प्रोपल्शन, इसका मतलब ये होता है कि उसकी डायरेक्शन क्या रहने वाली है, उसको उसी टाइम में आप फ्यूल दोगे, इंजन दोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आप समझते ही हैं, पूरा वो सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करे। थर्मल कंट्रोल, उसमें जो है ज्यादा हीट भी नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर को रेगुलेट भी करना है ज्यादा, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। आइनोस्फेयर है, बहुत सारी सैटेलाइट की या फिर एटमॉस्फेयर की हमारी लेयर्स होती हैं। ऑन बोर्ड कंप्यूटर भी लगाए जाते हैं, कैमरा सेंसर्स लगाए जाते हैं। तो ये जो एक टेक्नोलॉजी है ये काफी हेल्प करती है सैटेलाइट को कंट्रोल करने में और उसकी कॉस्ट कटिंग करने में। तो उस चीज के लिए सैटेलाइट की जो बस टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाई गई है, जो ट्रांसफर किया गया, इससे वो कंपनीज भी इसको यहाँ पर बना सकती है और इसको हमें फायदा पहुंचा सकती है। आगे चल के हमारे ही नेटवर्क इंप्रूव होंगे और चीजें सुधारी जाएंगी। तो ये स्पेस के एक्सप्लोरेशन में काफी हेल्प देती है। बाकी आप ये रीड कर लो, मैं यही बोलूंगी, इस टेक्नोलॉजी के फायदे मैंने आपको बता दिए जो वही याद है, ठीक है। रीड आप लोग कर सकते हो, मैंने वीडियो पॉज किया ही हुआ है। बाकी लास्ट हमारा आर्टिकल है। आज के आर्टिकल मुझे ज्यादा वो नहीं लगे कि मैं बहुत डिटेल में समझाऊं, क्योंकि आर्टिकल्स अपने आप में थोड़े से अंडरस्टैंडेबल है और मैंने पहले भी कई बार इनके बारे में जिक्र किया हुआ है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स ये जो है, अगर हम लगाएं तो क्या हम नेट जीरो प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है डीकार्बोनाइज करने का हमेशा एक हमारा चल रहा है, SDG 7 भी कहता है, सतत विकास लक्ष्य, कि हमें एनर्जी सबके लिए कैसे लेके आनी, अफोर्डेबल और सस्टेनेबल लानी है। तो अभी भी फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंट है, 82% जो है हमारी एनर्जी सप्लाई। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो शेयर है यहाँ पर, वो हमें क्या करना है, वो हमें थोड़ा सा बेटर करना है। तो क्या अगर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लेके आते हैं तो क्या हम नेट जीरो अचीव कर सकते हैं? तो अभी के टाइम पे जो है सोलर और विंड पावर में ये चीजें आती हैं। तो अगर हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स लेके आते हैं तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ये बात है। तो कोल से हम लोग पहले तो क्लीन एनर्जी पे गए, फिर हमने सोलर और विंड एनर्जी पे करना शुरू किया, लेकिन सोलर और विंड एनर्जी अकेले हमारे सारी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, उसके लिए हमें और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करना शुरू किया है। और हमारा जो IEA है, सबसे बड़ा एनर्जी का एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, उन्होंने यही बोला है कि भाई आपके जो है
आगे आने वाले समय में जो हमारे ये जो मिनरल्स होते हैं, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, इन सब की जरूरत और बढ़ने वाली है, तो हमें और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होने वाली है। उसी के लिए स्टेप लिया गया है। तो एनवायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट को देखते हुए नई माइंस खोली गई हैं, नए प्लांट्स को खोले गए हैं चाइना, इंडोनेशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका में, ताकि हम लोग जो भी मिनरल प्रोड्यूस होता है, प्रोसेस होता है, उसको किया जा सके। तो अब इसके लिए एक, इस पूरी चीजों के लिए जो है एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसी चीज निकाली गई है, जो ये कहता है कि भाई लो कार्बन पे इलेक्ट्रिसिटी देगा। अब लेट्स सी ये कैसे प्रोवाइड करेगा, बट इसने बोला है कि लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने में सक्षम है। और इसके अंदर जो है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसी चीजें जो है वो में भी लगाया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो यही बात है इसके अंदर। अब मैं पहले तो ये बता दूं कि ये होते क्या है भाई। ये जो है फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और बहुत कम कॉस्ट में भी बनाया जा सकता है। 300 मेगावाट की कैपेसिटी देने के ये कामयाब होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बेटर फीचर इनमें रखे गए हैं। रेडियो एक्टिव मटीरियल को भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी इनको इंस्टॉल किया जा सकता है। जो खराब हो चुके हैं प्लांट्स, उनमें भी इसको जो है, और अगर कुछ भी इससे मिल सकती है चीजें, उसको भी यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसके काफी एडवांटेजेस देखे गए हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के। ये काफी अच्छे खासे अमाउंट में आपको एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं। और जो है ये छोटी छोटी जगह पे भी लगा सकते हैं। ब्राउन फील्ड होते हैं ना, छोटी छोटी साइट्स, वहां भी लगा सकते हैं। तो बड़े बड़े लैंड की भी जरूरत नहीं है कि भाई पूरा लैंड पहले सरकार से परमिशन लो, एनओसी लो, फिर करो। तो इसको फैक्ट्री में आराम से बना सकते हैं, कम टाइम में, कम पैसों में इसको, और एनवायरनमेंट पे कम नुकसान देते हुए इसको पहुंचाया जा सकता है। मॉड्यूलर का मतलब यही होता है कि कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं फैक्ट्री के अंदर। ठीक है, और साथ ही साथ ये बहुत ही एक रिलायबल है। पुराने हमारे जनरेटर्स और एमिशंस वाली चीजों को ये रिप्लेस करने को कामयाब रखते हैं। और ये जो है ये काफी ज्यादा 24/7 एनर्जी सप्लाई भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर लाने की बात की जा रही है। और इंडिया जो यहाँ पे टारगेट चाहता है अपना कि 2030 2070 तक हम काफी हद तक अपनी जो कार्बन एमिशन उसको कम कर सकें, उसके लिए स्टेप को लिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में काफी सारी नेशनल और पब्लिक अवेयरनेस अथॉरिटीज होंगी, इसको यहाँ पे पढ़ेंगी आगे, और हमारा एक अच्छा फ्यूचर तैयार हो सकता है। ठीक है भाई, इस तरीके के होंगे कुछ न्यूक्लियर पावर मॉड्यूल हैं कुछ ऐसे। आज का क्वेश्चन है भाई, इकोनॉमिक्स के ऊपर है। कंपलसरी कन्वर्टेबल डिबेंचर, अनिवार्य अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर। ये डिबेंचर जो होते हैं, ये डिबेंचर जो है कंपलसरी वाले होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका अर्थ क्या होता है, तो इसको एक बार समझ लीजिए। डिबेंचर जो होते हैं, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पर आप किसी से सामान लेते हो, डेट लेते हो, उसे कहते हैं। और ये जो पूरे एक इशू किए जाते हैं, ये लॉन्ग टर्म किए जाते हैं, लंबे समय के लिए डेट सिक्योरिटी के लिए बैंक इशू करता है अलग अलग इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन ये फ्लोटिंग नहीं होता, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पर इशू करा जाता है। ठीक है, तो ये स्टॉक नहीं होता, बॉन्ड नहीं होता, लेकिन आगे एक हाइब्रिड सिक्योरिटी के रूप में आपको इशू किया जाता है एक स्पेसिफाइड डेट से। ठीक है, और स्टॉक में आगे चल के वो कंपलसरी कन्वर्टेबल लिखा है ना, तो कंपलसरी वो कन्वर्ट होगा ही होगा। तो इस तरीके की स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखनी है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, कॉट एली ऐप। कॉट एली ऐप, कॉट का मीन्स क्या होता है, कॉटन। कॉटन के लिए यहाँ पर बनाई गई है, कॉटन फार्मर्स के लिए रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल कराई गई है। तो कॉट से याद रखिएगा, कॉटन के लिए बनाई जाने वाली एक ऐप का नाम है कॉट एली ऐप। क्लियर हुआ भाई? तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स, इजी थे काफी हद तक इनको कंप्लीट करना, लर्न करना। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में। कल तो संडे है, कल तो नहीं आएगा लेक्चर, पर परसों यहाँ पे आएगा। कल के आर्टिकल्स को परसों में ही कवर अप कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।